गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो क्लास है दोस्तों हमारी जो है समास को लेकर के है। समास जो है आज जो है क्लास जो है समास की वो कितनी है, छठी क्लास है दोस्तों। 5 क्लास से पहले हो चुकी है। आज जो क्लास है वो कौन सी है, छठे नंबर की क्लास है, ठीक है। और ये जो स्पेशल हिंदी बैच चल रहा है सामान्य हिंदी का, इसके जो है आज लगभग 19 क्लास हो चुकी है दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नर समास के बारे में, प्रायदी समास के बारे में, उपपद समास के बारे में, अलूक समास, मध्यम पद लोपी समास और मयूर व्यंजकादी समास क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे समास हम आज कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अब क्या है, ये जो मैंने भेद बताया है आपसे दोस्तों, चलिए दोस्तों तो ये क्या है हमारे, क्या है समास जो है तत्पुरुष समास पढ़ा है आपने। तो तत्पुरुष समास के क्या है, सारे के सारे भेद है दोस्तों। क्या है, तत्पुरुष समास के उपभेद क्या है दोस्तों, ये है तत्पुरुष समास के उपभेद, ठीक। और ये आते हैं दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक। उपभेद मैंने आपसे कितने बताए हैं दोस्तों, 6 बताए हैं। एक तो आपको बता दिया है नर समास, राइट, यहां पर नर समास हो गया। और नंबर 2 जो हो गया हमारा, कौन सा था, प्रायदी समास बताया मैंने आपसे, ठीक है, प्रायदी समास। और नंबर 3 जो बताया मैंने आपसे, क्या बताया है, उपपद समास, ठीक है। उपपद समास होता है दोस्तों ये, ठीक। और नंबर 4 जो मैंने आपसे बताया है वो होता है अलूक, ठीक है, अलूक समास। ये अलूक ऐसे कि जो तत्पुरुष समास के उपभेद है, तो तत्पुरुष समास के उपभेद यानी कि 6 है ये। तो तत्पुरुष समास के उपभेद में नर तत्पुरुष समास होता है, प्रायदी तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, ये अलूक तत्पुरुष समास ही है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर 5 जो बनाएंगे हम, कौन सा है वो, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, मैंने तत्पुरुष नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर 6 जो है वो मयूर व्यंजकादी तत्पुरुष समास, राइट। ये क्या है, तत्पुरुष समास के उपभेद है दोस्तों, ठीक। भेदों के भी उपभेद माने गए हैं, लेकिन व्याख्या जो है अच्छे से किसी भी बुक में जो है इनका जो है सही से नहीं है कि ये उपभेद है या भेद के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो समास है हमारा वो है नर समास। बना लीजिए, नर समास को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, राइट। हेडिंग बना के लिखिए नर समास, ठीक है। तो नर समास की पहले क्या है दोस्तों, डेफिनेशन को समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन, इस समास से शब्दों में प्रथम में ए, अन, गैर ये और न, ठीक है, आकर, यानी कि ये 4 शब्द आकर पूरे शब्दों का मान नगण्य कर देते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई। इस समास के शब्दों में प्रथम शब्द जो आएगा, प्रथम जो शब्द आएगा ना दोस्तों, ए, अन, गैर या ना, ठीक, आकर पूरे शब्द का मान जो है, पूरे शब्द का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, तो वो सब क्या कर देता है, नगण्य कर देता है, ठीक। इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है,
जिसका पहला पद निषेधवाचक रहे। इसका पहला पद क्या होता है? निषेधवाचक होता है। जिसका पहला पद निषेधवाचक ठीक है, निषेधवाचक रहे। ये कहा गया है कि इसका जो पहला पद है वो निषेधवाचक रहना चाहिए। राइट, तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अज्ञान। ठीक, ज्ञान के आगे अज्ञान आया है। फिर नंबर 2 है हमारा अन्वेषर। ठीक है, और नंबर 3 जो है हमारा क्या है? अंधकार। राइट, अंधकार हो गया नंबर 3 एग्जाम्पल। और नंबर 4 जो है हमारा अधर्म। क्या हो जाएगा यहां से? अधर्म। और नंबर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनपढ़। राइट, फिर हो गया नंबर 6 अनदेखी या अनदेखा। ठीक है, अनदेखा। राइट, अनदेखा। और नंबर 7 हो जाएगा आपका अकर्म। फिर नंबर 8 हो जाएगा आपका अगोचर। राइट, और नंबर 9 हो जाएगा आपका गैर संविधानिक। लिखिए, गैर संविधान या गैर संविधानिक अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक, और नंबर 10 जो होगा इसमें ये होगा आपका नापसंद। राइट, इतने शब्दों को कैसे बनाओगे देखिए। तो पहला जो हमारा शब्द है वो कौन सा है? पहला शब्द है अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है न ज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या होता है? अज्ञान होता है। ठीक, न आ गया है। अब न जिस शब्द के अर्थ में न लग जाता है तो वो हो जाता है निषेधवाचक, नकारात्मक चीज हो जाती है। ठीक है, अनवसर क्या हो गया? तो न अवसर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? न अवसर हो गया दूसरा। राइट, तीसरा क्या है? अंधकार। तो न अधिकार हो जाएगा आपका, न अधिकार, जिसका कोई अधिकार नहीं होता, न अधिकार। ठीक है, अंधकार शब्द। फिर नंबर 4 जो उदाहरण है वो है अधर्म। तो अधर्म का मतलब क्या होता है? न धर्म। क्या हो जाएगा? न धर्म। ठीक है, और फिर नंबर 5 है अनपढ़। तो न पढ़ा, अनपढ़ का मतलब होता है न पढ़ा, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं, न पढ़ा। ठीक, फिर है अनदेखी। तो न देखा। ठीक है, अनदेखा तो क्या हो जाएगा? न देखा इसका अर्थ। ठीक, तो नंबर 7 है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है न कर्म। ये जो न आ रहा यही आता है इसके अर्थ के अनुसार। अगोचर में न गोचर। ठीक है, अगोचर का मतलब क्या हो गया? अर्थ यहाँ पे न गोचर। ठीक है, न गोचर, ए हटा दीजिए यहां से, न गोचर। नो जो है यह है गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गैर संवैधानिक ही होता है, न संवैधानिक। ठीक, गैर संवैधानिक का अर्थ ही होता है न संवैधानिक। ठीक, संवैधानिक। और नापसंद का जो अर्थ होता है वो होता है न पसंद। नापसंद का ही हो गया न पसंद। ठीक है, यहां से हो गया न पसंद। ठीक, तो ये जो है हमारा नन समास जो है ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। ठीक, तो इसको नन तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। इस समास के प्रथम पद में ए जो आया है हमारा अन आ गया है, गैर आ गया है और ना आ गया है। ठीक है, आया है ना, यहां से ए आया है, देखो अन आ गया है और अन फिर आया है। ठीक, जिसका पहला पद निषेधवाचक होता है वो क्या होता है? नर समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। अज्ञान, न ज्ञान, अनवसर तो न अवसर, जिसको कोई अवसर प्रदान ना हो। ठीक है, और ये क्या है? न संविधान।
ये क्या है, अनाधिकार, तो न अधिकार हो गया यहां से। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने एग्जाम्पल कवर कर लिए है यहां से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। दूसरा जो हेडिंग है वो क्या है हमारा, प्रायदी तत्पुरुष समास। तो प्रायदी समास, ठीक है, प्रायदी तत्पुरुष समास होता है दोस्तों ये। तो प्रायदी तत्पुरुष समास हेडिंग डाल के लिखिए। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप पहले। क्या लिख लीजिए दोस्तों, डेफिनेशन का बहुत जरूरी है। डेफिनेशन जितना आप चाहो उतना लिख लीजिए, राइट। डेफिनेशन समझिए। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए डेफिनेशन। इस समास में, इस समास में, इस समास में की, प्र, सु और ए, राइट, आदि उपसर्ग का, आदि उपसर्ग का, आदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, राइट। यहां से समझ में आया, किया जाता है, किया जाता है, ठीक। परंतु, परंतु समास करने पर, समास करने पर वे लुप्त हो जाते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई। प्रायदी तत्पुरुष समास में ये क्या होता है, इस समास में की, प्र, सु, ए, ठीक है दोस्तों, आदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समास करते समय, समास करते समय इन ये शब्द जो है दोस्तों, ये शब्द क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होने का मतलब क्या है, छिप जाते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे में, देखिए दोस्तों जैसे में, नंबर 1 उदाहरण लीजिए। जैसे में लिखिए अधमरा, अधमरा। तो ये जो अधमरा है आप इसको कैसे बनाओगे, तो अधमरा होता है आधा मरा हुआ, आधा मरा, ठीक है। तो अधमरा का जो हमने समास विग्रह कर दिया है, देखो इसने है समास करने पर, ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, छिप जाते हैं। ए यहां से छिप गया है तो अधमरा हो गया, ठीक। नंबर 2 लिखिए आप इसी में, अनुभूत, अनुभूत, ठीक है। तो यहां से क्या है, अनुभूत का, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। इसका क्या अर्थ होता है, जिसका, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, किया जा चुका हो, राइट। तो अनुभूत क्या होता है, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। नंबर 3 लिखिए अनुकरणीय, अनुकरणीय, राइट। तो अनुकरणीय का समास कैसे करोगे, जिसका अनुमान किया गया हो, सॉरी वो होता है अनुमति। अनुकरणीय लिखवा है ना आपको, तो लिखिए अनुकरण करने योग्य। क्या हो गया है, अनुकरण, अनुकरण करने योग्य, राइट, करने योग्य, ठीक। तो वो होता है अनुकरणीय। नंबर 4 क्या होएगा इसमें, देखिए अनुमति, अनुमति, राइट। तो देखिए यहां से अनुमति का क्या मतलब होता है, जिसका, जिसका अनुमान किया गया हो, जिसका, जिसका अनुमान किया गया हो, किया गया हो, राइट। तो जिसका अनुमान किया गया हो उसे क्या कहते हैं, हम अनुमति कहते हैं। अब नंबर 5 देखिए, इसी में नंबर 5 क्या कहेगा, देखिए ये हो गया दोस्तों, है नी, प्रियवर्ण, प्रियरण,
ठीक है, प्रेरण यानी कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा जिसके सभी पत्ते झड़ चुके हो, जिसके सभी पत्ते क्या हो गए हो दोस्तों, झड़ चुके हो, हैं, क्या हो गए हो, झड़ चुके हो, राइट। जिसके सभी पत्ते झड़ चुके हो उसे क्या कहते हैं हम, प्रेरण, ठीक है। इसके बाद अनुयोजक, नंबर 6 लिखिए आप, अनुयोजक। अब अनुयोजक का क्या होगा, अनुयोजक का जो अर्थ होता है या विग्रह का होता है वो होता है अनुयोजक माने अपील करने वाला। अनुयोजक जो होता है वो अपील करने वाला होता है दोस्तों, क्या करने वाला होता है, अपील, ठीक है, अपील करने वाला, जो अपील करता है, करने वाला, तो जो अपील करता है उसे कहते हैं हम अनुयोजक, राइट, समझ में आया है। तो नंबर 7 लिखिए आप, निर्देशक। निर्देशक, अब आपसे पूछे निर्देशक में कौन सा समास है, तत्पुरुष का है प्रायदी तत्पुरुष समास, निर्देशक में, ठीक है। तो निर्देशक यानी कि निर्देशन करने वाला, जो निर्देशक क्या कहलाएगा, जो निर्देशन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निर्देशन करने वाला, राइट। तो निर्देशन करने वाला क्या होता है दोस्तों, वो निर्देशक होता है। तो नंबर 8 इसमें उदाहरण लिख लीजिए आप, नंबर 8 लिखिए प्राचार्य। क्या लिखोगे आप, प्राचार्य, राइट। तो प्राचार्य का क्या अर्थ होता है, प्रकृष्ट आचार्य, प्रकृष्ट आचार्य, राइट, प्रकृष्ट आचार्य, ठीक। नंबर 9 अतिवृष्टि, ये क्या हो गया है, अतिवृष्टि, ठीक है। तो अतिवृष्टि में आपका जो समास है वो है प्रायदी तत्पुरुष समास, यानी कि बहुत अधिक वृष्टि, वर्षा यानी कि, ठीक है, बहुत अधिक, किसी भी चीज का ज्यादा होना, बहुत अधिक वृष्टि, ठीक है, बहुत अधिक क्या हो जाएगा, यहां से वृष्टि हो जाएगा, राइट। और नंबर 10 लिख लीजिए। तो नंबर जो 10 होगा वो होगा अंतःपुर। देखिए अंतःपुर में बताइए आप, ठीक, अंतःपुर। अब ये अंतःपुर में समास प्रायदी तत्पुरुष समास हो गया। तो अंतःपुर को कह सकते हैं भीतर का नगर, जो भीतर का नगर होता है, अंदर का नगर होता है दोस्तों, भीतर का यानी कि अंदर का नगर, ठीक है, भीतर या अंदर का नगर, राइट, उसको क्या कहते हैं हम, अंतःपुर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। 11वां उदाहरण देख लीजिए इसका, आप ले लीजिए प्रतिमूर्ति। क्या लिख लीजिए आप, प्रतिमूर्ति, राइट। तो प्रतिमूर्ति ले लिया हमने। तो प्रतिमूर्ति यानी कि किसी आकृति की नकल, जो किसी आकृति की नकल होगी ना, किसी आकृति की क्या हो जाएगी दोस्तों, नकल, ठीक। तो किसी आकृति की क्या होगी, नकल, ठीक, किसी आकृति की क्या हो जाएगी, नकल, तो उसे कहते हैं प्रतिमूर्ति, ठीक। अब विक्रेता क्या है, इसमें एक उदाहरण और लिख लीजिए आप, विक्रेता। विक्रेता, तो विक्रेता को कैसा करोगे आप, प्रायदी तत्पुरुष समास में विक्रेता जो होता है वो होता है विक्रय करने वाला। क्या करने वाला है, विक्रय करने वाला, ठीक है। तो उसे को क्या कहते हैं, जो विक्रय करता है दोस्तों, विक्रेता यानी कि विक्रय करने वाला, तो उसको कहते हैं हम विक्रेता, राइट। इतना समझ में आया है आपकी। तो दोस्तों ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे प्रायदी तत्पुरुष समास यानी कि प्रायदी समास के क्या है, उदाहरण है, ठीक। प्रायदी समास में आपने समझ लिया, इस समास में क्री, प्र, सु, ए आदि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु समास करने पर वे क्या हो जाते हैं दोस्तों, लुप्त हो जाते हैं, ठीक। सारे हमने उदाहरण को देख लिया है, इसमें क्या है। तो चलिए दोस्तों अब क्या है, नंबर 3 जो है, आपको नंबर 3 हेडिंग डाल देनी है, और नंबर 3 हेडिंग डालिए, नंबर 3 यानी कि थर्ड दोस्तों, ठीक। नंबर 3 हेडिंग डालिए आप, उपपद तत्पुरुष समास या उत्पद समास, ठीक है। समास क्यों कह रहा हूं मैं, यानी कि ये तत्पुरुष क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है दोस्तों, इसको जो है
ठीक, तो यहां से क्या है, ये तत्पुरुष समास के उपभेद है दोस्तों 6, राइट। तत्पुरुष समास की है आपसे, लेकिन तत्पुरुष समास ऑप्शन में देता है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट पूछता है कि उपपद तत्पुरुष समास है, लेकिन भेद तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन ये अलग से आते हैं समास के रूप में, ठीक है, अलग से दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्या है उपपद, इसकी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखने का प्रयास कीजिए। देखो, जहां बाद वाले, जहां बाद वाले, ठीक, यानी कि अंतिम पद की बात करी जा रही है आपसे, अंतिम, जहां बाद वाले अंतिम पद का कोई क्या ना होना चाहिए, कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ न हो, राइट, कोई अर्थ न हो, जिस समास का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद, राइट, जिस समास का अंतिम पद ऐसा कृदंत होता है, कैसा होता है, कृदंत होता है, राइट, जिसका स्वतंत्र ठीक है, रूप से, स्वतंत्र रूप से, रूप रह गया, स्वतंत्र रूप से, यानी कि कृदंत के रूप में, समझिएगा, रूप में, कृदंत के रूप में, ये जरूर लिखना, प्रयोग नहीं होता, किसके, प्रयोग नहीं होता है, राइट, नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपपाद तत्पुरुष समास कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है देखो आपकी। तो उपपद है, ये उपपाद नहीं है। उपपद तत्पुरुष समास जो होता है, ये जहां बाद वाला या अंतिम पद का कोई अर्थ न हो, जिस समास का अंतिम पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र रूप से कृदंत के रूप में प्रयोग नहीं होता है, समझ में आ गई, रूप में प्रयोग नहीं होता है, वहां पे उपपद तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, उत्पद तत्पुरुष समास या उत्पद समास कहते हैं उसको, ठीक। जैसे में लिखिए आप, जैसे में देखो, एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए, जैसे, राइट, जैसे में लिखिए अंडज। अब अंडज हमारा एक शब्द है, राइट, तो अंडज है हमारे पास, तो अंडज का जो समास विग्रह करोगे आप कैसे करोगे, अंडज है, तो अंडज का मतलब होता है अंडे से जन्म लेने वाला, इसको क्या कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, हम अंडज कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है, लेने वाला, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या लेते हैं इसमें, दिवाकर लिख लीजिए आप, दिवाकर, राइट, दिवाकर का क्या अर्थ होता है, दिवा करने वाला, ठीक है, दिवा करने वाला, जो दिवा करने वाला होता है उसे कहते हैं दिवाकर, राइट, दिवा करने वाला। फिर लिखिए प्रभाकर, राइट, तो प्रभाकर होता है प्रभा करने वाला, प्रभा करने वाला, राइट, यहां से बात समझ में आ गई है। तो जो प्रभा करता है, प्रभा करने वाला, अग्रसोची, अगला जो उदाहरण है वो है अग्रसोची, राइट, अग्रसोची। तो अग्रसोची को कैसे करोगे आप समास विग्रह, क्या है, आगे की जो सोच रखता हो, यानी कि आगे की सोचने वाला, ठीक है, सोचने वाला, जो आगे की सोच रखता है उसे अग्रसोची कहते हैं। फिर कहता है उरग, राइट, तो उरग क्या है, उरग है उर के बल गमन करने वाला, उर के बल गमन करने वाला, राइट, यहां से क्या हो गया, करने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला जो उदाहरण लिख लीजिए आप, वो लिख लीजिए आप कलाकार, कलाकार का विग्रह कैसे करोगे,
कला को करने वाला, कलाकार क्या होता है? कला को दिखाने वाला या कला को करने वाला, कला को करने वाला, राइट। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा कला को करने वाला, तो वो हो गया कलाकार। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। कलाकार, अब देखिए द्वारपाल, जो द्वार की रक्षा करने वाला है, ठीक है। आप जो है थोड़े से ज्यादा भारी शब्द लिखे, विशेषज्ञ, पहले लिखिए आप विशेषज्ञ, ठीक है। विशेषज्ञ में आपसे अगर पूछ ले तो कौन सा समास बताओगे आप? उपपद समास होता है दोस्तों, ठीक है। विशेषज्ञ, ठीक। विशेषज्ञ कैसे है? विशेष रूप से जानने वाला, विशेष रूप से जानने वाला, राइट, जानने वाला, विशेष रूप से जानने वाला उसे कहते हैं विशेषज्ञ। अब देखो जलज, जलज, तो जलज है जल में जमने वाला या जन्म लेने वाला, ठीक है। जल में जन्म लिखे ना, जन्म या जन्म लेने वाला है, जन्मने वाला, ठीक। ऐसे जन्मने वाला लिखिए आप, जन्म लेने वाला या जन्मने वाला, ठीक है। अग्रज, आगे जन्म लेने वाला, अग्रज उसको कहते हैं अग्रज। अनुज, पीछे बाद में जन्म लेने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, ठीक है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, लिखना चाहते हो लिख लीजिए। देखिए अग्रज, अग्रज लिखिए आप। अग्रज क्या होता है? तो अग्रज होता है आगे जन्म लेने वाला, जो आगे जो सबसे बड़ा होता है उसे अग्रज कहते हैं, आगे जन्म लेने वाला, ठीक है, जन्म लेने वाला। इतनी बात समझ में आई? अग्रज किसे कहेंगे, ठीक है। अब अनुज किसे कहते हैं? अनुज, अनुज को समझिए। अनुज कहेंगे पीछे जो जन्म लेता है, क्या कहते हैं? पीछे, पीछे यानी कि बाद में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, राइट, उसे कहते हैं अनुज। अब जलद हो, एक जलद शब्द सुना आपने, जय ल द जलद, ठीक है, जय ल और द, जलद शब्द सुना है। जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। तो जल देने वाला कौन है दोस्तों? जल देने वाला, ठीक, जल देने वाला। पंकज, जैसे कि पंकज हो गया पंख में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, राइट। यहां से समझ में आ गया पंकज किसे कहते हैं? जल में, सॉरी, पंख में जन्म लेने वाला। इतना हो गया। अत्यंज, अत्यंज, ठीक है, अत्यंज, ये जय है दोस्तों। इसका क्या अर्थ होगा? अंत्य, अंत्य, इसका होता है नीच, ठीक, नीच से जन्म लेने वाला, से जन्म लेने वाला, राइट। अब आप क्या है, आप एक लिखिए समदर्शी, समदर्शी, राइट। समदर्शी का जो समास विग्रह या अर्थ होगा वो सबको समान देखने वाला, सबको समान, सबको समान देखने वाला, राइट, देखने वाला, उसको क्या कहते हैं? समदर्शी, ठीक। कृतज्ञ लिख लीजिए आप, कृतज्ञ लास्ट है दोस्तों, कृतज्ञ लिख लीजिए आप। यह है क्रिय, किए, किए हुए, किए हुए को जानने वाला, किए हुए को जानने वाला, राइट, किए हुए को जानने वाला, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, राइट। इतना समझ में आया? तो हमने क्या है, उपपद समास को समझ लिया, जहां बाद वाला या अंतिम पद का कोई अर्थ न हो, ठीक है,
दोस्तों वह अंडज है। अंडज यानी कि जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारा मैंने समझा दिया ना आपको, अच्छे से समझ में आ गया है आपकी। तो दोस्तों अगर आपकी सही से समझ में आया है, राइट, तो चलिए अब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। 3 हो गया है हेडिंग, तो हेडिंग नंबर 4 डालिए आप, अलूक समास। ये अलूक तत्पुरुष समास ही होता है, तो अलूक समास, राइट। अलूक समास की डेफिनेशन लिखिए, जिस समास के जिस समास के पद की जिस समास के पहले पद की लिखिए आप, पहले जिस समास के पहले पद की विभक्ति, पहले पद की विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह जो होता है दोस्तों, कारक चिन्ह, ठीक है, ठीक, का लोप ना होकर, का लोप न होकर उसी में तिरोहित हो जाती है, उसी में तिरोहित हो जाती है, राइट, हो जाती है, उसी में तिरोहित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जिस समास के पहले पद की विभक्ति कारक चिन्ह का लोप न होकर उसी में तिरोहित हो जाती है, समाहित जाती है, उसको कहते हैं अलूक तत्पुरुष समास। ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के भेद कैसे हैं, देखो आप कहीं ना कहीं सारे जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास के भेद से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इस कारणवश ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। जैसे में लिखिए आप, देखो जैसे में शब्द है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहोगे आप, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, आप उसको क्या कहोगे, युद्ध में स्थिर रहने वाला। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, चूहे को मारने वाला, चूहे को मारने वाला, राइट, मारने वाला, तो चूहे को मारने वाला आप उसको क्या कहोगे, बात समझ में आई, ठीक है। पहले पद विभक्ति कारक चिन्ह का लोप न होकर उसी में तिरोहित हो जाता है, समाहित हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, युद्ध में स्थिर होने वाला, भाई जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे हम, समास पढ़े हैं आपने, तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर, ठीक है। देखो उसमें तिरोहित हो गया। चूहे को मारने वाला तो उसे कहते हैं चूहे मार, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चूहे मार, ठीक है, चूहे मार, ठीक। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, चूहे को मारने वाला चूहे मार, चिड़िया मार किसे कहें, चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला तो वो होता है चिड़ी मार। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसके और एग्जाम्पल कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए दोस्तों अब समझ में आ गया है अलूक समास क्या है, ठीक आपने। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए नंबर 5, इसके बाद लिखिए मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास, ठीक है, मध्यम पद लोपी समास होता है दोस्तों। इस समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, इसकी जो है एक डेफिनेशन है, एक छोटी सी परिभाषा है, उसको जान लेते हैं। लिखिए, इसमें बीच के पदों
बीच के पदों का लोप हो जाता है, पदों का लोप हो जाता है, जाया करता है। ठीक है, जाया करता है, आप ऐसे लिखिए। इसमें पदों के इसमें बीच के पदों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, कैसे, मतलब पहला व अंतिम, पहला व अंतिम पद ही जुड़कर, पहला व अंतिम पद ही जुड़कर, पहला व अंतिम पद ही जुड़कर समस्त पद का निर्माण करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, समस्त पद का निर्माण करते हैं या समस्त पद बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रथम पद और अंतिम पद मिलकर, इसमें क्या है, जो बीच वाला पद होता है उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी कि क्या हो जाता है, वो लोप हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, उसका लोप हो गया। ठीक, ऐसे मानिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखो, आप नंबर 1 लिखिए, छाया प्रद तरु, छाया प्रद तरु। ठीक, नंबर 2 लिखिए इसी में, कीर्ति से बना मंदिर, कीर्ति से बना मंदिर, बना मंदिर। राइट, कीर्ति से बना मंदिर को क्या कहेंगे। और नंबर 3 लिखिए इसमें, दही में डूबा वड़ा, दही में डूबा बाड़ा। ठीक है, बाड़ा, ये समझ में आ गया, दही में डूबा बाड़ा, नंबर 3 हो गया। आप नंबर 4 लिखिए, नंबर 4, फूली हुई बड़ी। ठीक है, फूली हुई, यहां से क्या लिखोगे, फूली हुई बड़ी, क्या हो जाएगा, फूली हुई बड़ी, तो यानी कि फूली हुई बड़ी। राइट, इसको बनाइएगा। और नंबर 5 लिखे आप, छाया प्रद तरु, छाया प्रद तरु। राइट, इससे शब्द बनाइए। नंबर 6 लिखे आप, डाक से जाने वाली गाड़ी, डाक ले जाने वाली गाड़ी, डाक ले जाने वाली गाड़ी। ठीक है, डाक ले जाने वाली गाड़ी। नंबर 7 लिखिए, स्वर्ण निर्मित कंकड़, स्वर्ण निर्मित कंकड़। दोस्तों ठीक है, स्वर्ण निर्मित कंकड़। नंबर 8, जटायुक्त शंकर, जटायुक्त शंकर। राइट, इससे क्या शब्द समाहित होगा ये बनाना है। नंबर 9, देव पूजक ब्राह्मण। ठीक है, देव पूजक ब्राह्मण। इतनी बात समझ में आ गई है, देव पूजक ब्राह्मण। और नंबर 10 लिखिए आप, देव पूजक ब्राह्मण के बाद नंबर 10 लिखिए आप, गौर से निर्मित गणेश। गौर, जिसे आप गोबर कहते हैं, गोबर से निर्मित गणेश। राइट, इतनी बात समझ में आई है। तो और समझ लीजिए दोस्तों, 11वां एग्जाम्पल है जेब घड़ी। क्या हो जाएगा, जेब घड़ी। ठीक है, जेब घड़ी। सॉरी,
ये क्या है, जेब में रखने वाली घड़ी है दोस्तों। क्या है, जेब में रखने वाली घड़ी है दोस्तों, जेब में रखने वाली घड़ी क्या कहलाई जाएगी, ठीक है। और नंबर 12 है इसमें दोस्तों, स्वर्ण से निर्मित हार। स्वर्ण से निर्मित, स्वर्ण से निर्मित, स्वर्ण से जो निर्मित होता है, ठीक है, स्वर्ण से निर्मित हार, तो वो क्या कहलाया जाएगा। नंबर 13 लिखिए आप, पकी हुई बड़ी। पकी हुई बड़ी वो क्या है, कहलाई जाएगी, ये बताना है। नंबर 14 लिखिए, मर्यादा रक्षा पुरुष। मर्यादा रक्षा पुरुष, राइट, रक्षा पुरुष। इतनी बात समझ में आई है, मर्यादा रक्षा पुरुष। और नंबर 15 लिखिए आप दोस्तों, पण से निर्मित शाला। पण, पण से निर्मित शाला, ठीक, पण से निर्मित शाला क्या कहलाई जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं मध्यम पद लोपी समास में, ठीक है। तो मध्यम पद का मतलब है कि जो बीच का पद है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, ठीक, लोप हो जाता है उसका। देखो जैसे छाया, छाया प्रद तरु है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस जो प्रद है ये जो प्रद है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो छाया तरु, तो छाया तरु को जोड़ दोगे आप, क्या हो जाएगा, छायातर, ठीक है। क्या हो गया है, छायातर कहलाया जाएगा। तो पहला हो गया आपका छाया प्रद तरु में। दूसरा क्या है, कीर्ति से बना मंदिर। तो कीर्ति से बना मंदिर, यहाँ पे से बना मंदिर लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कीर्ति मंदिर, ठीक है, कीर्ति मंदिर। जो कीर्ति से बना मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं हम, कीर्ति मंदिर, राइट। फिर है दही में डूबा वड़ा। तो में डूबा लोप हो गया, यहाँ पे में और डूबा, जिसको देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो दही में डूबा वड़ा, तो दही में डूबा वड़ा क्या कहलाया जाएगा, दही बाड़ा, ठीक है, दही बाड़ा। समझ में आया ना, तो दही बाड़ा हो गया। फिर नंबर 4 देखियो, फूली हुई बड़ी। अब हुई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो फूली फुलबड़ी, तो ये हो जाएगा फुलवाड़ी कह सकते हो आप। फूली हुई बड़ी तो फुलोड़ी, क्या कहोगे, फुल्लोड़ी, ठीक है। और नंबर 5 क्या होगा, छाया प्रद तरु, तो यह छायातर, क्या हो जाएगा, छायातर, ठीक है। नंबर 6 डाक ले जाने वाली गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, वो डाक ले जाने वाली डाक गाड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाक गाड़ी। समझ में आई बात, डाक गाड़ी हो गई। फिर क्या है, स्वर्ण निर्मित कंकड़, तो यहां स्वर्ण निर्मित कंकड़, ठीक है, तो स्वर्ण कंकड़, ठीक है, स्वर्ण कंकड़ हो गया। फिर क्या है, जटा युक्त शंकर, तो युक्त इसमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो जटा शंकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जटा शंकर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जटा शंकर बोलेंगे। फिर नंबर 9 जो है, देव पूजक ब्राह्मण, तो ये हो जाएगा देव ब्राह्मण, क्या हो जाएगा, देव ब्राह्मण, राइट। इतना समझ में आ गया, देव ब्राह्मण। फिर है गोबर से निर्मित गणेश, तो से निर्मित का लोप हो गया, तो गोबर गणेश कहते हैं उसको, गोबर गणेश, जिसको क्या बोलते हैं आप, गोबर, गोबर गणेश, राइट। इतनी बात समझ में आई है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे गोबर गणेश, ठीक है। तो चलिए नंबर जो 11 हमने एग्जाम्पल लिया है, जेब में रखने वाली घड़ी, तो उसको कहेंगे जेब घड़ी, ठीक है, उसको क्या कहें बोलेंगे हम, जेब घड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से क्या हो गया, ये में रखने वाली का लोप हो गया, ठीक है। नंबर 12 स्वर्ण से निर्मित, तो स्वर्ण हार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका स्वर्ण हार, ठीक है। और नंबर 13 है पकी हुई बड़ी, तो हुई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये जब पकी हुई बड़ी है इसको कहते हैं हम पकोड़ी, क्या कहते हैं, पकोड़ी, राइट। इतनी बात समझ में आई है, उसको क्या कहेंगे, पकोड़ी। मर्यादा रक्षा पुरुष, तो मर्यादा रक्षा पुरुष में मर्यादा में से रक्षा को हटा दीजिए, सॉरी रक्षा का लोप हो जाता है, मर्यादा
पुरुष मर्यादा रक्षा पुरुष, तो रक्षा या रक्षक हो जाए, ठीक है, या रक्षक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रक्षक को हटा दीजिए तो मर्यादा पुरुष हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा मर्यादा पुरुष। इतनी बात समझ में आ गई है बात, वो मर्यादा पुरुष हो जाएगा। फिर है पण से निर्मित, तो देखो पण क्या, पण को कहते हैं पत्ता या पत्ते, ठीक है, पत्ता पत्ते, ठीक है, आप पत्ता समझिए क्या हो जाएगा, ये इसका जो अर्थ है पत्ता, तो ये क्या है से निर्मित खत्म हो गया तो पत्तशाला, तो यानी कि पर्णशाला कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम पर्णशाला। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों पर्णशाला। क्लियर हो गया। तो आपने जो है हमने क्या कर लिया है, मध्यम पद लोपी समास को भी कंप्लीट कर लिया है, कैसे उदाहरण है ये भी हो गया। तो चलिए इसी में ही क्या था दोस्तों, नेक्स्ट जो था हमारा नंबर 6, नंबर 6 हेडिंग बनाइए दोस्तों। नंबर 6 जो हेडिंग है हमारी क्या है, मयूर व्यंस कादि तत्पुरुष समास। मयूर व्यंस कादि समास, ठीक है, तत्पुरुष समास नहीं लिखेंगे, समास ही लिखेंगे खाली, ठीक, क्योंकि इनके अलग से उदाहरण आते हैं, इनका यही अलग ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पे मयूर समास देगा आपको, ठीक। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले इसकी हम। तो देखो मयूर व्यंस कादि समास में क्या होता है दोस्तों, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, इसके समस्त पद का विग्रह, लिखिए इसके, या सॉरी आप ऐसे लिखिए इसके समस्त पद का विग्रह, समस्त पद का, इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद पहले आ जाता है। अंतिम पद पहले आ जाता है, ठीक है, पहले आ जाता है, ठीक। तो देखिए इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद क्या होता है, वो पहले आ जाता है। अंतिम पद कैसा होता है, वो पहले आ जाता है, ठीक। जैसे में नंबर 1 लिखिए, देखो देशांतर, राइट, देशांतर का। नंबर 2 आप लिखिए इसमें विषयांतर, ठीक। और नंबर 3 लिख लीजिए इसमें एकमात्र, यहां पे लिखिए, ठीक है, एकमात्र। अब हमने ये शब्द लिख दिए, आपसे पूछा था इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद पहले आ जाता है। अब आप सोचो, देखो देशांतर का क्या मतलब है, भिन्न देश, जो भिन्न देश होता है उसका तभी तो देशांतर बना है। मैंने पहले आपको शब्द लिख दिया, तो यहां पर यानी कि क्या हो जाएगा, भिन्न देश, क्या हो जाएगा यहाँ पे भिन्न देश, समझ में आ गया। तो जो अंतिम पद है हमारा अंतर, देशांतर में भिन्न, अंतर का मतलब ही भिन्न होता है, अंतर देश, इसको आप अंतर देश भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अंतर देश, ठीक है। अब फिर क्या है विषयांतर, तो विषयांतर का मतलब अन्य विषय, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अन्य विषय हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा आपका अन्य विषय। इतना समझ में आ गया, अन्य विषय हो गया। फिर है एकमात्र, तो ये क्या है, एकमात्र है, तो एकमात्र का मतलब क्या होता है, केवल एक, ठीक। ऐसे जो आया केवल एक, तो इसको कहते हैं एकमात्र, राइट, पहला समझ में आ गया। देखिए इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद पहले आ जाता है, ठीक। तो पहला क्या था, देशांतर, देशांतर को कैसे लिख सकते हैं हम, जो अंतर वाला आया है भिन्न देश, तो जो अलग अलग देश है अंतर तभी तो होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या है विषयांतर, विषय यानी के अन्य विषय वाला, ठीक, इतनी बात समझ में। फिर है आपका एकमात्र, एकमात्र का मतलब होता है केवल एक ही, एकमात्र का मतलब होता है केवल एक ही, ठीक, इतना समझ में आया है। मयूर व्यंस कादि समास में ऐसे शब्द आते हैं जो क्या है दोस्तों, उदाहरण है ये इस प्रकार से, ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए
नंबर 5 नंबर 5 था ये, और नंबर 5 था 6, सॉरी मिस्टेक हुई, ये नंबर 6 ही था। ठीक, चलिए अब आपने क्या किया है, 6 समास को जो उपभेद दे तत्पुरुष समास के 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब आप जाते जाते एक नोट डाल लीजिए, अननोट डालकर लिखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक, लिखने का क्या करना है, हमें प्रयास करना है। लिखिए, यहां से लिखना स्टार्ट कर दिए। मध्यम पद, ठीक है, मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास कोमा प्रायदी समास, ठीक है, कोमा प्रायदी समास हो गया। फिर उपपद समास लिखिए, समास, फिर आप लिखिए यहां पे अलूक समास, अलूक समास, ठीक। फिर आ गया हो गया मयूर, मयूर व्यंजकादी समास। इतनी बात समझ में आई आपकी, मयूर व्यंजकादी। देखो 6 के 6 लिख दिए, 1 2 3 4 5, कोई रह गया है आपका। मयूर व्यंजकादी समास हो गया, अलूक समास हो गया, उपपद प्रायदी, उपपद भी हो गया है, और अलूक देखो कौन सा रह गया है, मध्यम पद लोपी समास 1, प्रायदी 2, उपपद 3, अलूक, और ये हो गया दोस्तों मयूर प्रायदी समास का अस्तित्व संस्कृत में मिलता है। सॉरी हाँ 5 है ना, 5 हो गए। का अस्तित्व, का अस्तित्व, अस्तित्व संस्कृत में मिलता है। इनका जो उल्लेख है, जो ये उदाहरण है, ये संस्कृत भाषा से है। ठीक है, संस्कृत में अस्तित्व संस्कृत में है, या मिलता है, या संस्कृत में है। ठीक, हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है दोस्तों। ठीक है, लिखना चाहो लिख लीजिए, हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। राइट, इतनी बात समझ में आई। हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है। मैंने क्या काम किया, ये जो नर समास है, नर समास को छोड़कर बाकी जो 5 समास है दोस्तों, उन सभी 5 समास का जो वो है विस्तार रूप है, वो आपको संस्कृत भाषा में यानी कि संस्कृत में मिलता है। हिंदी में क्या मिलता है, सिर्फ एक केवल नर समास का यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलता है, केवल नर समास में। हिंदी में जो उदाहरण आता है, हिंदी में केवल हमें नर समास का ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में नर समास के उदाहरण देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। राइट, मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आपकी। ये हमने क्या काम किया है, ये उपभेद थे दोस्तों, ये सारे के सारे हमने क्या कर लिए, समास को कंप्लीट कर लिया है यहां से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, एक समास और रह गया है आपका, वो है दोस्तों बहुब्रीहि समास। वो करेंगे हम आप कल, नए चैप्टर, कल करेंगे, नई क्लास है कल को, तो कल हम उसको बहुब्रीहि को कंप्लीट कर लेंगे, समास कल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसी लगी है, समास कैसे लगे है, ये पढ़ाए हुए आपकी समझ में आई हुई है कि नहीं आई है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो मिलते हैं कल।